जाने मन, अपने गरीब पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। एक बार की बात है, सूरज की नई नई शादी हुई थी। पत्नी का नाम थी कमला। कमला बहुत खूबसूरत थी। सूरज के पास खुद की कोई खेती नहीं थी। वो उस रामगढ़ गांव के जमींदार हरदेव सिंह के यहाँ काम पर जाया करता था। एक दिन सूरज के लिए खाना लेकर कमला खेत जाती है। अरे कमला, तुम क्यों आ गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आप घर आए ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खाना लेकर आपके पास चले आती हूँ। वैसे भी घर बैठे बैठे मैं भी तंग आ चुकी हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। इसी बहाने मैंने सोचा मैं भी बाहर टहल लूंगी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी हरदेव सिंह की नजर कमला पर पड़ती है। वह उसे देखता ही रह जाता है। मन ही मन सोचता है, इस सूरज की पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, तो इसलिए सूरज ने इतने दिनों तक अपनी पत्नी को घर में छुपा कर रखा था। कोई नहीं, आखिर आज ये मेरे सामने आ ही गई। इतनी खूबसूरत औरत तो हमारे पूरे रामगढ़ गांव में नहीं है। वाकई में सूरज बहुत अच्छी किस्मत लेकर आया है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इस सूरज के नसीब में ये नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे जैसे के नसीब में होनी चाहिए, क्योंकि इस सूरज की औकात नहीं है कि इतनी सुंदर पत्नी इसको मिल सके। इसकी जगह सूरज के घर नहीं, मेरे घर में है। कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा। अरे सूरज, जरा यहाँ तो आना। जी मालिक, आपने बुलाया? अच्छा, तो ये तुम्हारी पत्नी है। तुमने तुम्हारी पत्नी से मिलवाया नहीं? हाँ मालिक, माफ करना, मैं तो भूल ही गया। इसका नाम कमला है। आज काम थोड़ा ज्यादा था तो घर जा नहीं पाया, इसलिए ये खेत चली आई। अच्छा अच्छा, वैसे इसे थोड़ा घुमा फिरा दिया करो। घर बैठे बैठे बेचारी तंग आ चुकी होगी। इसे थोड़ा बाहर का माहौल भी तो देखने दो। सबसे घुल मिल कर रहेगी तो अच्छा रहेगा। इसे हमारे बारे में तो पता है ना? नहीं मालिक, ये आपको पहली बार देख रही है। कमला ये हमारे मालिक है। ये सारा खेत इनका है। हमारे रामगढ़ गांव के सबसे रईस आदमी है। हमारा घर इनके भरोसे ही चलता है। जी नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो पता नहीं घर का गुजारा कैसे हो पाता। वैसे हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, है ना सूरज? जी मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा कमला, तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगा। कमला वहाँ से चली जाती है। हरदेव सिंह उसे देखता ही रह जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। हरदेव सिंह सूरज से कहता है, अरे सूरज, कल हमारा जन्मदिन है। उसके लिए हमने दावत रखी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर जरूर आना। जी मालिक, जरूर। आपने बुलाया, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं जरूर आऊंगा। सूरज, तुम इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो। तुम मेरे अपनों की तरह हो। तुम्हें तो बुलाना बनता है। और हाँ, कमला को जरूर लेकर आना। इसी बहाने वो हमारा घर भी देख लेगी। जी मालिक, जरूर। दूसरे दिन सूरज कमला को लेकर हरदेव सिंह के घर जाता है। हरदेव सिंह का घर देखकर कमला दंग रह जाती है। इतना बड़ा घर, काश हमारे पास इतना बड़ा घर रहता। ये कितना आलीशान है, यहाँ रहने में कितना मजा आएगा। सचमुच इनके सेठ की तो बात ही अलग है। अरे आओ आओ सूरज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे अभी पता चला। दरअसल खेत में पानी का पाइप टूट चुका है। सारा पानी नीचे बह रहा है। तुम्हें अभी के अभी वो काम करना है, वरना बहुत पानी बर्बाद हो जाएगा। जी मालिक, मैं अभी खेत जाता हूँ। कमला, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं सूरज, कमला को क्यों घर भेज रहे हो? उसे यहाँ थोड़ी देर रहने दो। हमारा जन्मदिन है, हमने दावत रखी है। बिना खाना खाए मैं नहीं जाने दूंगा। तुम खेत का काम देख कर आ जाओ। उसके बाद तुम भी खाना खाकर ही जाना। तब तक कमला को यही रहने दो। और इसकी चिंता मत करो, हम हैं ना। हम तो तुम्हारे अपने ही हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ। अगर तुम्हें देरी भी हो गई
तो मैं कमला को घर भिजवा दूंगा। जी ठीक है मालिक, मैं अभी खेत जाकर आता हूँ। हरदेव सिंह बहाने से सूरज को वहाँ से भेज देता है और कमला से कहता है, और बताओ कमला, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है सेठ जी। इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। सचमुच सब कुछ बहुत बढ़िया है। वैसे कमला, बुरा मत मानना, लेकिन तुम ये कैसी साधारण सी साड़ी पहनकर आई हो? अरे हमारा जन्मदिन है, इतनी बड़ी दावत है, कुछ अच्छा पहन के आती। माफ करना सेठ जी, लेकिन मेरे पास यही कपड़े थे। दरअसल मेरे पास इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं हैं। अरे मुझे कह देती तो मैं तुम्हारे लिए एक क्या 10 साड़ी भिजवा देता। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वैसे कमला, तुम पर ये साधारण सी साड़ी अच्छी नहीं दिखती। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो कोई अच्छी सी जरी वाली साड़ी पहननी चाहिए, जी, जो तुम्हारे लायक हो। हमारा ऐसा नसीब कहाँ कि हमें इतनी महंगी साड़ियाँ पहनने को मिले। हम तो जैसे तैसे अपना घर चलाकर गुजारा करते हैं। वैसे कमला, तुमने सूरज में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? तुम्हें तो बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था, क्योंकि तुम्हें कोई कमी नहीं है। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरा नहीं, मेरे चाचा का फैसला था। दरअसल मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं बचपन से मेरे चाचा के यहाँ रह रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी अच्छे और बड़े घर में मेरा रिश्ता तय कर सके। सच कहूँ तो मेरा भी यही सपना था कि मेरी शादी किसी बड़े से घर में हो, मेरे पास सब कुछ हो। लेकिन कमला, सूरज तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाएगा। तुम्हारी सारी जिंदगी गरीबी में ही बीत जाएगी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं सेठ जी, शायद मेरा नसीब भी ऐसा है। हरदेव सिंह मन ही मन सोचता है। इसकी बातों से तो ये लग रहा है इसको फंसाना बाएं हाथ का खेल है। शायद ये भी यही चाहती है। वैसे कमला, नसीब बदल भी जा सकता है। जी सेठ जी, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ। वहां मेरी पत्नी की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। तुम्हें जो भी साड़ी पसंद आए तुम उसे पहन लो, क्योंकि तुम्हारी ये साधारण सी साड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन सेठ जी, मैं आपकी पत्नी की साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? कमला, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। उसे गुजरे हुए तो 5 साल हो गए। उसके कपड़े और गहने ऐसे ही पड़े हैं जिन्हें कोई पहनने वाला नहीं। उसके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई जिससे मैं शादी कर सकूं। नहीं तो मैं जिस भी लड़की से शादी करता, वो लड़की इस घर में राज करती, बिल्कुल कमला की तरह जिंदगी जीती। महंगे महंगे कपड़े, साड़ियां, जेवर में उसके लिए सब कुछ करता। उसे बिल्कुल अपने पलकों पर बिठाकर रखता। अब सबका नसीब तुम्हारी तरह थोड़ी होता है। अब तुम्हारे नसीब में सूरज है जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे नसीब में होती तो मैं उसे कमला की तरह रखता। खैर, अब ईश्वर की जैसी मर्जी। जब ईश्वर की मर्जी होगी तब कोई ना कोई जरूर मिल ही जाएगी। कमला के मन में लालच जाग जाता है और वो हरदेव सिंह के कमरे में जाती है और एक बहुत अच्छी साड़ी पहन लेती है। वाकई में ये साड़ी कितनी अच्छी है। सचमुच ये काफी पैसे वाले हैं। उनकी पत्नी जो कोई भी थी, कितनी नसीब वाली थी। और यहाँ कितने अच्छे अच्छे गहने हैं। काश सब कुछ मेरे पास होता, लेकिन मेरे नसीब में तो वो भिखारी सूरज ही लिखा था, जो मुझे कभी कुछ नहीं दे पाया। इन्होंने मुझे इतनी महंगी साड़ी पहनने के लिए दी, लेकिन मेरे खुद के पति ने कभी मुझे तोहफे में कुछ नहीं दिया। और ये कमरा भी कितना आलीशान है। वैसे इन सेठ जी की उम्र ज्यादा है, लेकिन अगर इतने पैसे वाला पति मिल जाए तो क्या बात होगी। थोड़ी ही देर बाद सूरज वहाँ आता है। कमला को इतनी महंगी साड़ी में देख सूरज बोलता है, कमला, ये साड़ी किसकी है? तुमने ये साड़ी कब बदली? जी, वो मेरे साड़ी पर खाना गिर गया था। वो काफी गंदी हो गई थी, इसलिए सेठ जी ने मुझे दूसरी साड़ी दी। कमला सूरज से झूठ बोलती है। हरदेव सिंह यह देख सोचता है, अरे वाह, ये कमला तो वाकई में मुझसे 2 कदम आगे निकली। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। सचमुच मानना पड़ेगा इस लड़की को। लगता है ये पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस चुकी है।
अब इसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आपको कल ये साड़ी लाकर दे दूंगा। अरे नहीं नहीं सूरज, वैसे भी मेरे घर में साड़ी पहनने वाला कौन है? तुम इसे कमला के पास ही रहने दो। वैसे भी कमला इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। मुंह दिखाई का तोहफा ही समझ लो। और इसे भी ये साड़ी बहुत पसंद आई है, तो उसके पास ही रहने दो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी मालिक, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कमला, अब हम घर चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। कमला सोचती है, बस सेठ जी कितने अच्छे हैं। अगर उनकी पत्नी की जगह मैं उस घर में ले लूं, तो मेरे तो बहुत ठाठ होंगे। मैं बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीऊंगी। मुझे इस छोटे से और घटिया घर में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये सूरज मुझे कभी कुछ नहीं दे पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और इस सूरज से पीछा छुड़ाना होगा। कमला भी जानबूझकर सेठ के घर के बाहर टहलने लगती है। हरदेव सिंह उसे देख उसे अपने घर बुलाता है। कैसी हो कमला? और कहाँ जा रही थी? जी, मैं यहीं से गुजर रही थी। चक्की पर गेहूं दिया था, बस वही आटा लेने जा रही थी। सूरज भी ना, ये सारे काम उसे करने चाहिए। वो तुमसे इतने काम क्यों करवाता है? इतनी धूप में निकलोगी तो कहीं तुम्हारा रंग सांवला ना पड़ जाए। और तो और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तुम्हें तो घर बैठकर सिर्फ आराम करना चाहिए। मेरा ऐसा नसीब कहाँ कि मैं घर बैठकर आराम कर सकूं। ये काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं। मेरे पति तो दिन भर खेत में काम करते हैं। घर के सारे काम तो मुझे ही देखने होते हैं। वैसे कमला, तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक बात बताऊं। अगर तुम मेरी पत्नी की जगह होती तो मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाता। तुम्हारे आगे नौकरों की लाइन लगा देता। तुम बस उन नौकरों पर हुक्म चलाती और वो तुम्हारा सारा काम कर देते। तुम दिन रात आराम फरमाती। तुम जो मांगती वो सब कुछ तुम्हें मिल जाता। सेठ जी, कहाँ मैं और कहाँ आप? ये कैसे हो सकता है? मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि मैं इतने घर में रह सकूं। अरे कमला, मैं चाहूं तो पल भर में तुम्हारा नसीब बदल सकता हूं। बस तुम्हारी एक हाँ की जरूरत है। एक बार हाँ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें जिंदगी भर की सारी खुशियां दूंगा। जो तुम चाहती हो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। रुपए, पैसे, जवारत, सब कुछ मिलेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे ये सब कुछ मिल सकता है? तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कमला, तुम्हें सचमुच की रानी की तरह रखूंगा। बस तुम एक बार उस सूरज को छोड़ मेरे पास आ जाओ, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। वैसे कमला, मुझे तो तुम उसी दिन पसंद आ गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब मुझे तुम्हें देखकर तुम्हारे लिए बहुत बुरा भी लगा था कि तुम्हारी शादी उस भिखारी सूरज से हुई है, जबकि उसकी कोई औकात नहीं है। तुम्हारी शादी तो मेरे जैसे रईस आदमी से होनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। सचमुच उस सूरज ने मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया और ना ही कभी मुझे खुश रखने की कोशिश की। आज तक उन्होंने मुझे एक साड़ी तक दिलाकर नहीं दिए। गहने तो दूर की ही बात है, मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझसे ये गरीबी में जीवन जीना नहीं होता। इसलिए तो कह रहा हूं, उसे छोड़ मेरे पास चली आओ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? मैं उसे क्या कहूंगी? तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूं तो गांव वालों के नजर में मैं बुरा बन जाऊंगा और कहीं ना कहीं लोग हम पर शक करेंगे। इसलिए ये मैं तुम पर छोड़ता हूं कि अगर तुम्हें ऐश आराम की जिंदगी चाहिए तो तुम्हें सूरज से पीछा छुड़वाना ही होगा। जी, आपने सही कहा। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मुझे अभी जाना होगा। हरदेव सिंह और कमला चुप चुप कर मिलने लगते हैं। हरदेव सिंह उसे तोहफे में कभी साड़ी कभी गहने देता है। एक दिन सूरज साड़ी और गहने देख कमला से पूछता है, कमला, ये साड़ी तो तुम्हारी नहीं है और ना ही ये गहने तुम्हारे हैं। ये कहाँ से आए? किसने दिए? दरअसल मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे दिए हैं। तुम्हारा ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो तुम्हें इतने महंगे कपड़े और गहने दे रहा है? सच सच बताओ कमला, क्या बात है?
तुम किससे ये सब ले रही हो? तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना? तुम्हें क्या करना है? और वैसे भी मैंने इन सब के लिए तुमसे तो पैसे नहीं मांगे, और अगर मांगती भी तो तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मुझे दे पाते? 2 वक्त का खाना तो ठीक से जुटा नहीं पाते, और बड़े आए गहने और साड़ी की बात करते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब मुझे सेठ जी ने दिया है, पर मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है, क्योंकि तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो सेठ जी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो तुमसे काफी अच्छे और पैसे वाले हैं। तुम अपनी औकात देखो और उनकी औकात देखो। मेरा तो बचपन से सपना था किसी बड़े घर में मेरी शादी हो, लेकिन पता नहीं मेरे चाचा ने क्या देखा जो तुम्हारे पल्ले बांध दिया। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है। सुन लो, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ और तुमसे छुटकारा चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी मन मर्जी कर सकूं। मैं इस बंधन में और नहीं रहना चाहती। तुम जैसी जिंदगी मुझे दे रहे हो, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे आजाद कर दो। सूरज सारी बातें समझ जाता है कि हरदेव सिंह और कमला उसे धोखा दे रहे हैं। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है, और बात इतनी आगे पहुंच गई कि तुम मुझे तलाक देना चाहती हो। अपनी उम्र देखो कमला, और उस सेठ की उम्र देखो। तुम और वो सेठ, छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। तुम दोनों के दिमाग में इतनी घटिया बात आई कैसे? मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, उम्र से नहीं। भले ही उनकी उम्र मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन उनके पास तुमसे कहीं ज्यादा धन दौलत है, जो तुम मर भी जाओ ना तो भी नहीं दे सकते। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। घर को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं ही तुम्हारे घर को छोड़कर उनके पास चली जाती हूँ। सूरज का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। कमला उसकी एक नहीं सुनती। सूरज बाहर चला जाता है और सोचता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सेठ जी और कमला ऐसा कुछ करेंगे। हे भगवान, इतना बड़ा दुख देने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अगर ये मेरी कोई परीक्षा है तो मुझे शक्ति दे कि मैं परीक्षा से लड़ सकूं, और अगर ये मेरे भले के लिए हो रहा है तो मुझे वो भलाई देखने की क्षमता दे। मैं जानता हूँ आप जो भी करते हैं वो भले के लिए होता है, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दे। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं अब उस घर में नहीं लौट सकता। कल को ये बात गांव में पता चली तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, मेरे बारे में क्या क्या बात करेंगे। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। इससे अच्छा मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगा। वैसे भी कमला ने तो मुझे ठुकरा ही दिया है। उसे मुझसे ज्यादा पैसे से प्यार है। अब मैं इस घर में और इस रामगढ़ गांव में और नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। ऐसा कहकर सूरज उस गांव को छोड़कर चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद वह बहुत थक जाता है और लोगों से मदद मांगता है। उसकी कोई भी मदद नहीं करता। सूरज एक जगह जाकर बैठ जाता है। वह देखता है कि वहाँ एक गाय होती है जिसके पैर में चोट लगी होती है। हे भगवान, इसे तो चोट लगी है, शायद इसीलिए चल नहीं पा रही। एक काम करता हूँ, इसकी चोट पर पट्टी बांध देता हूँ। सूरज उस गाय के पैर पर पट्टी बांध देता है। तुम यहीं रुको, मैं कहीं पानी मिले तो देखता हूँ। सूरज उस गांव में कुएं की तलाश करता है और फिर सूरज को एक कुआं मिल जाता है और वह पानी लाकर उसे पानी पिलाता है और खुद भी पेट भरकर पानी पीता है। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। तुम्हारा मालिक आता ही होगा, वो भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। तुम बस थोड़ी देर इंतजार कर लो। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और सूरज से कहते हैं, ये देखो, गाय तो यहाँ है। कौन है तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेठ जी की गाय चुराने की? तुम्हें सेठ जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने कोई गाय नहीं चुराई। इसे तो चोट लगी थी। मैं तो बस इसे पानी पिला रहा था और इसके मालिक का इंतजार कर रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो हमारे सेठ जी ही तय करेंगे। तुम चुपचाप चलो हमारे साथ। वह दोनों आदमी सूरज को अपने साथ लेकर जाते हैं और सेठ से कहते हैं, सेठ जी, इसने आपकी गाय चुराई है। हम दोनों ने इसे ढूंढा है
और आपकी गाय भी ढूंढकर लेकर आए हैं। क्या बात कर रहे हो? ए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने हमारी गाय चुराई। तुम जानते भी हो हम कौन हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सेठ जी, मैं बहुत गरीब और साधारण आदमी हूँ। मैंने चोरी बिल्कुल भी नहीं की। इन दोनों को गलतफहमी हुई है। दरअसल आपकी गाय को चोट लगी थी, इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। मैंने आपकी गाय नहीं चुराई है। मैंने तो उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाई और उसे पानी भी पिलाया, क्योंकि गाय बहुत कड़ी धूप में वहां बैठी थी। मैंने गाय नहीं चुराई, मेरा यकीन कीजिए। सेठ गाय को जाकर देखते हैं तो उसे सचमुच पैर पर पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है। सेठ जी सारी बातें समझ जाते हैं और बोलते हैं, दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए।